दोस्तों, यूनियन बजट 2026 आ चुका है। और इस बार का बजट ड्रामेटिक, हेडलाइन ग्रैबिंग या फिर कोई टैक्स गिव अवे नहीं है। वी ऑल नो ग्लोबल सिचुएशंस कैसे चल रहे हैं। कुछ कंट्रीज रेसेशन में हैं, कुछ कंट्रीज से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, यूएसए टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगा रही है, ग्लोबल डिमांड स्लो हो चुकी है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वार्स भी चल रहे हैं। और इस बार की बजट में निर्मला सीतारमण जी ने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बैकबोन ऑफ इंडियन जीडीपी एंड एक्सपोर्ट्स एमएसएमई पे फोकस किया है, जो इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर और लॉन्ग टर्म गेम में हेल्प करेगा और इस वर्ष जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से भी बचाएगा। तो आज की वीडियो में हम बजट 2026 समझने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट और हेल्प करता है ऐसे वीडियोस बनाने। दोस्तों, इस बजट में गवर्नमेंट ने डेट टू जीडीपी रेशियो का यूज किया है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, डेट टू जीडीपी रेशियो मींस कंट्री के पास कितना डेट है कंपेयर टू हिज ओवरऑल जीडीपी। सपोज करो किसी कंट्री का जीडीपी 100 रुपीज है, तो अगर उसके पास 50 रुपीज का डेट होगा तो उसका डेट टू जीडीपी रेशियो 50% होगा। और ये नंबर अगर 50% के आसपास रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर ज्यादा रहे तो बहुत बुरा माना जाता है। जस्ट लाइक यूएसए जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो क्लोज टू 100% है। अब सबसे अच्छी और सबसे पहली चीज इस बजट की ये है कि गवर्नमेंट ने 0% टैक्स प्रपोज किया है फॉरेन क्लाउड सर्विसेज कंपनीज को। Attracting global business and investment, recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company. और ये 20 इयर्स का टैक्स फ्री जोन दूसरी कंपनीज को भी लेवरेज और क्लैरिटी देगा कि वो इंडिया में अपनी यूनिट एस्टैब्लिश करे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आने वाले 20 सालों में इंडिया वर्ल्ड का डाटा हब होगा। अब अगर डाटा हब की बात चली रही है तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की भी बात कर ही लेते हैं। इस मिशन 2.0 में इंडिया ने सेमीकंडक्टर्स के आईपी, इक्विपमेंट और सप्लाई चेन, इन तीनों पे फोकस किया है। मतलब इंडिया ओवरऑल सेमीकंडक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना चाहती, सब कुछ इंडिया में ही बनाना चाहती है ताकि इंडियन सिटीजन्स को जॉब्स मिल सके, इंडिया में ही सब कुछ हो सके और सब कुछ मेड इन इंडिया हो। वैसे इस बजट में सेमीकंडक्टर के साथ एक और क्रेजी चीज हुई है। ECMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए 40,000 करोड़ तक का सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब उन्हें हेल्प किया जाएगा ताकि वो मैन्युफैक्चर करे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ताकि इंडिया और ज्यादा बेटर बन सके। अब अगर बात करें MSME यानी कि इंडिया के बैकबोन की, तो इस बार इस बजट में उनके लिए बहुत कुछ किया गया है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इंडिया का 30% जीडीपी MSME कंट्रीब्यूट करता है। 28 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को MSME ने जॉब दिया है। मतलब आप साफ साफ कह सकते हो, अगर MSME ना रहे तो इंडिया में कुछ बचेगा ही नहीं। और MSME की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रेडिट है। उनके पास पैसे ही नहीं रहते हैं, बायर उन्हें 60-70 दिन बाद पेमेंट करते हैं और इस बीच वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो NBFC उन्हें लोन देती भी है वो भी 18 से 20% तक का इंटरेस्ट लेती है। बट अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने 45 डेज का पेमेंट रूल आया है, ट्रेड्स डिस्काउंटिंग इनवॉइस प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि MSMEs को बेनिफिट मिल सके। अब गाइस, इस बजट की कुछ बैड न्यूज को भी सुन लेते हैं। अब अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपके लिए कुछ बैड न्यूज है। STT फ्यूचर्स पर 0.02% से इंक्रीज करके 0.5% कर दिया गया है। बस 200 रुपए STT देना होता था, बट अब आपको 1000 रुपए से भी ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को थोड़ी दिक्कत आएगी। ऑप्शंस पे भी 0.1% से इंक्रीज करके 0.15% कर दिया गया है ताकि ऑप्शंस ट्रेडर ट्रेडिंग करने से पहले सोचे। अब इंडिया का डेटा ये कहता है कि 90% से भी ज्यादा ऑप्शंस ट्रेडर और फ्यूचर्स ट्रेडर लॉस करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इससे बचने के लिए ये रूल लाया है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वैसे ही इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट की जा रही है। और आप कोई भी बुक्स उठा के देख लो, कोई भी कंट्री अगर बड़ी इकोनॉमी बनी है तो वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं बनी है। चाइना के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूएसए के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जर्मनी के पास वर्ल्ड क्लास रोड्स है जहाँ पर 200 से 300 किलोमीटर पर आवर्स पे कार्स चलती है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट 7 न्यू रेल कॉरिडोर्स लाने वाले हैं जो कि 4000 किलोमीटर्स का होगा और इसमें 16 लाख करोड़ इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। न्यू रेल कॉरिडोर्स मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगा। अब देखो, इंडिया जो ये 7 न्यू रेल कॉरिडोर्स बना रही है, ये ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर का होने वाला है
और ये 4000 किलोमीटर में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट स्टेट्स को कवर कर देगा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हेल्प करते हैं। मतलब लॉजिस्टिक बहुत ही ज्यादा इजी, फास्ट और चीप हो जाएगी और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स वाले बिजनेसेस को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। कहा जाता है कि वाराणसी टू सिलीगुड़ी बस आप 3 घंटे में पहुंच पाओगे और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा फास्ट और चीप हो जाएगी, जिससे बहुत सारे लोग एयरलाइंस को अवॉइड करेंगे और रेलवे से ट्रैवल करने का सोचेंगे। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और NHI, इन तीनों को भी बजट में इंक्रीमेंट मिली है जो अराउंड 11% का है, जो बहुत ही अच्छी बात। करंटली इंडिया 45% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से इंपोर्ट करता है और चाइना के पास वर्ल्ड का 50% रिजर्व्स है। और मैं आपको बता दूं, ये वही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिससे क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनते हैं, जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, डिफेंस एप्लीकेशन, स्मार्टफोन्स और हार्ड ड्राइव्स तक में करते हैं। एंड वी ऑल नो गाइस, ये सारी चीजें फ्यूचर के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए गवर्नमेंट मिनरल रिच स्टेट्स उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु को सपोर्ट करना चाहती है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने में, ताकि इंडिया में ही सब कुछ हो, रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, और इंडिया चाइना से डिपेंडेंसी कम कर सके और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सके। अगर ऐसा हो जाता है तो इंडियन सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेटर होगा और फ्यूचर में इंडिया सुपर पावर बनने के क्लोज जाएगा। अब गाइस बात करते हैं बजट के सबसे क्रेजीएस्ट पार्ट, ऑरेंज इकोनॉमी की। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ऑरेंज इकोनॉमी मतलब क्रिएटिव फील्ड्स लाइक गेमिंग, एनिमेशन, डिजाइन एंड कंटेंट क्रिएशन। और अब तक सभी ने इसे साइड गिग की तरह लिया है और जो लोग इसे सीरियसली लेते थे, सोसाइटी उसका मजाक बनाती थी। वो कहते थे ये गेमिंग करना चाहता है, ये कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, ये एनिमेशंस बनाना चाहता है या फिर ये वीडियो एडिटिंग करना चाहता है। बट अब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है। और एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं, ओवरऑल वर्ल्ड का 0.5% से 7% तक का GDP इस क्रिएटिव फील्ड से आता है। इंडिया का क्रिएटर इकोनॉमी 18% CAGR से इंक्रीज हो रहा है, करंटली $34 बिलियन का है और 2032 तक ये नंबर $90 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। और गवर्नमेंट के हिसाब से इस फील्ड को 2030 तक 20 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स चाहिए और उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट 15,000 स्कूल्स और 5,000 कॉलेजेस के साथ टाई अप करके क्रिएटर लैब्स बनाएगी। चलो गाइस, मेरे हिसाब से यही मेन पॉइंट्स थे इस बजट के। और भी कई सारी चीजें आई हैं, लाइक टैक्स में चेंजेस आए हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है। वैसे आपकी क्या ओपिनियन है इस बजट के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि गाइस बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थे, लाइक बजट के बाद मार्केट 600 पॉइंट्स गिर गई थी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट और हेल्प करता है ऐसे वीडियोस बनाने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।